नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। हर हफ्ते की तरह इस बार फिर हाजिर हूं इलेक्शन विलेक्शन विद राजदीप लेकर, राजदीप सरदेसाई के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पीयूष। सर इस वक्त देश में सिर्फ एक पॉलिटिकल खबर है, वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। तो सबसे पहली बात तो यह कि आपका टेक क्या है इस गिरफ्तारी पर? पहले तो इस देश में और कई पॉलिटिकल खबरें होनी चाहिए जी। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड जिस पर काफी विवाद भी हुआ है जी। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है। इस समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सबसे बड़ा एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बना है, क्योंकि पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जी ईडी के शिकंजे में आकर अरेस्ट होता है। हेमंत सोरेन ने रेजिग्नेशन दिया था, बिल्कुल। यहाँ रेजिग्नेशन भी नहीं दिया है और ईडी कस्टडी के बाद ऐसी एक स्थिति आ रही है जहां अरविंद केजरीवाल ईडी के कस्टडी में रहेंगे लेकिन मुख्यमंत्री रहेंगे जी। जो अपने आप में कभी इस देश में नहीं हुआ। एक बार मुझे लगता है सुखराम जब मंत्री थे वो जेल में थे लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन, पर वो टेलीकॉम मिनिस्टर थे तब टेलीकॉम मिनिस्टर थे, ये मुख्यमंत्री हैं जी। और अरविंद केजरीवाल भले ही केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आपकी सरकार पंजाब में है और वो देश भर में एक चेहरा है। बिल्कुल। देखिए बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आप कह सकते हैं अपने राज्य के बाहर लोग उन्हें जानते हैं। आज अगर आप अरविंद केजरीवाल को मुंबई ले जाए, बंगलोर ले जाए, कलकत्ता ले जाए तो लोग तुरंत पहचानेंगे। ये पहचान जो उनकी बनी है, भले ही उनके पास बहुत कम एमपीज हैं, भले ही केवल वो दिल्ली में एक तरह से उनका दबदबा है, पंजाब में अब उनकी सरकार है, इसके बावजूद वो एक नेशनल फिगर बने हैं। इसलिए मुझे लगता है इसका जरूर एक नेशनल इंपैक्ट होगा, क्योंकि अब हर जगह ये बात चल रही है कि एक दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री को इस तरह से रात को अरेस्ट किया गया है, वो भी पीएमएलए के तहत, और वो शायद कई दिनों तक अब जेल में रहेंगे और सवाल उठेंगे इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा। सर दो सवाल हैं। एक तो ये कि क्या अरविंद केजरीवाल ने खुद ये ईडी को मौका नहीं दिया, बार बार समन ठुकराकर, बार बार समन पर ना जाकर, कि उनके पास एक मोरल ग्राउंड हो गया कि वो आसानी से गिरफ्तार कर सके? और दूसरा ये कि क्या अब इंडिया गठबंधन के पास एक स्टार प्रचारक नहीं रहा जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी? देखिए पहली बात समन्स की, आप देखेंगे हेमंत सोरेन ने भी कई समन्स इसी तरह से अवॉइड किए थे। ये जो पीएमएलए कानून है इस पर इस देश में गंभीरता से विचार होनी चाहिए। ये अभी भी रिव्यू में है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जिसमें जिस पर आरोप लगता है उस आरोपी को सिद्ध करना है कि मुझे जेल में क्यों नहीं रखना चाहिए। नॉर्मली बेल में क्या होता है, बेल में जो आपको गिरफ्तार करते हैं उनको सिद्ध करना पड़ता है कि आपको जेल में क्यों रखना है। यहां जो आरोपी है उस पर जिम्मेदारी आती है। तो ये पूरा क्रिमिनल लॉ इस लॉ ने रिवर्स किया है, बहुत ही कठोर कानून है, इसलिए लोग समन से भी डरते हैं एक तरह से। लेकिन मैं आपकी बात मानता हूं, प्योरली पब्लिक परसेप्शन से अरविंद केजरीवाल ने समन के सामने, ईडी के सामने पहले से ही जाना चाहिए था, क्योंकि अब तो ईडी कहेगी या सरकार, मोदी सरकार कहेगी ये तो समन अवॉइड कर रहा था, इसलिए ये कुछ छिपा रहा था, ये अपनी बात नहीं रखना चाहता था, इसलिए गिरफ्तारी करना जरूरी था। दूसरी बात जो स्टार प्रचारक की है, बिल्कुल सही आपकी बात है। देखिए अरविंद केजरीवाल जैसे मैंने कहा एक नेशनल फिगर है, जब वो जाते हैं वो अच्छे वक्ता हैं। आप गुजरात में देखिए, गुजरात में कोई अरविंद केजरीवाल या आपकी कोई पकड़ नहीं थी, लेकिन जब चुनाव हुए बड़े रैलियां हुई, लोग वो चर्चा में थे। अरविंद केजरीवाल एक बहुत चतुर राजनेता, वो जानते हैं चर्चा में कैसे रहना, वो जानते हैं किन मुद्दों पर मोदी सरकार को अटैक करना, कहां क्या कहना। तो एक ऐसा वक्ता, एक ऐसा प्रचारक अगर इंडिया अलायंस के पास नहीं हो जो देश भर में जा सके, तो जरूर इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा सेटबैक है। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल ने भी ये लड़ाई बहुत पर्सनल बना ली थी मोदी जी पर लगातार अटैक करके, और कई बार वो बिलो द बेल्ट अटैक भी किए, और शायद इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा? बिल्कुल पीयूष, मुझे लगता है ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है कि जिस शैली से अरविंद, जो उनकी एक ताकत थी वो अब एक कमजोरी बन गई है। आप देखिए पहले कुछ सालों में खास करके 2013 से 2017-18 तक अरविंद केजरीवाल अपने प्रतिद्वंदी पर लगातार पर्सनल अटैक्स करते थे। एक बार तो उन्होंने मोदी जी को साइकोपाथ कहा था, और मुझे लगता है मोदी जी भूलते नहीं आसानी से। तो ये जो पर्सनल अटैक्स हुए थे, कई उन पर मानहानि के केसेस भी लगे थे, फिर उनको माफी मांगनी पड़ी थी। एक जो एंग्री यंग मैन की एक छवि अपनी बना दी थी जी, उसको उनको आज की तारीख में खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप सोचिए, यही व्यक्ति
दुनिया को कह रहा था सब नेता चोर है, अगर कोई नेता को समन होना चाहिए तो उसे तुरंत आना चाहिए, बिल्कुल कटघरे में रखना चाहिए, ईडी के सामने आना चाहिए। उनका एक भाषण है, कोई भी हो, मैं भी हूं, अगर मैंने करप्शन किया तो मैं जेल जाऊंगा, मनीष ने करप्शन किया वो जेल जाएगा। अब ये सब भाषण जो है वो तो वायरल हो रहे हैं वो तो सब सोशल मीडिया पर है। अब आप ये भी सोचिए ना कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ने ओरिजिनल कंप्लेंट इस दिल्ली लिकर स्कैम में अजय माकन की है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने ये मामला उठाया था, बीजेपी तो बाद में आ गई। जी जी। तो आज वही कांग्रेस पार्टी अगर केजरीवाल के साथ है तो बीजेपी क्या करेगी? जो पुराने बाइट्स हैं माकन के, सुप्रिया श्रीनेत के, वो तो फैला रही है। तो जो पब्लिक सिंपैथी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नेता अरेस्ट होता है तो एक सिंपैथी आती है, लेकिन कार्डर के बाहर, कार्डर तो आपके साथ रहेगा, पब्लिक आपके साथ रहेगी या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। क्या पब्लिक, दिल्ली की पब्लिक केजरीवाल जी के साथ रहेगी या नहीं? यूएसपी थी केजरीवाल की करप्शन के खिलाफ लड़ाई, उनकी सादगी और उनकी ईमानदारी, ये यूएसपी थी। लेकिन वो अपने ही चक्रव्यूह में घिर गए। अब भ्रष्टाचार का ही दाग है उनके ऊपर, शराब नीति में उनके दो साथी पहले से ही जेल में थे और अब वो भी जेल में गए। तो आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा डेंट हुआ है और शायद यही ईडी और शायद कथित तौर पर, सो कॉल्ड तौर पर बीजेपी ने भी यही कोशिश की है कि उनकी जो यूएसपी थी उसको डेंट कर दो। बिल्कुल सही पीयूष। देखिए, जब केजरीवाल एक स्टार्टअप की तरह उभर कर आए तो खास करके मध्यम वर्गीय जो भारत था, जो देख रहा था कांग्रेस के जमाने में ये स्कैम वो स्कैम, केजरीवाल ने जो अन्ना हजारे मूवमेंट के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू किया, उसको एडवांटेज क्या मिला कि जो एक गुस्सा था, एक पॉलिटिशियन के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा कर दी थी, उसका उनको फायदा मिला कि एक नया लीडर आ रहा है, एक मिडिल क्लास हीरो, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से आया हुआ है, आईआईटी में पढ़ा हुआ है, ये मैग्सेसे अवार्ड विनर है, ये ऐसा व्यक्ति है जो ये सिस्टम बदलेगा, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो बनेगा। और जानिए, इसी हीरोगिरी में कांग्रेस सरकार गिर गई, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने शुरुआत में जो अटैक किया था मनमोहन सिंह सरकार, और उसका फायदा मोदी जी को मिला। उस टाइम सर बीजेपी साथ में थी, मतलब अन्ना आंदोलन को सफल बनाने में बीजेपी का रोल था। देखिए, वक्त का पहिया ऐसा है कि 2011 और 14 के बीच में केजरीवाल जी के ज्यादातर अटैक्स रहे थे कांग्रेस के खिलाफ जी। उन बार बार कांग्रेस पर हमला करने से फायदा किसको मिला? बीजेपी को। मोदी जी की सरकार बनती है, फिर केजरीवाल मोदी जी को अटैक करते हैं, लेकिन आज वही मोदी जी ने केजरीवाल जी को एक तरह से आप कह सकते हैं जेल में डाल दिया है। तो वक्त का पहिया है कि कहां केजरीवाल ने शुरुआत की, कहां अब है। और ये जो एंटी करप्शन की इमेज, जो यूएसपी उनकी है, इसको ही टारगेट किया गया है। अब तक जो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई थी, ठीक है, कुछ नेता उनके अरेस्ट हुए, लेकिन अब आप नंबर 1 पर आए। और एक और चीज इसके साथ, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी बन गई, आप इक्वल्स केजरीवाल, यानी आप यानी केजरीवाल, केजरीवाल यानी आप, कोई और नेता की बात या चर्चा भी नहीं थी। तो आज भी जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, सवाल उठ रहे हैं आफ्टर केजरीवाल हु, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? और यही कहा जा रहा है नहीं केजरीवाल जी बनेंगे। अब सवाल उठता है, आप क्या ईडी के कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं? आपकी सेकेंड लाइन कहां है? बिल्कुल, ये एक बड़ी कमजोरी है मुझे लगता है आज आम आदमी पार्टी की, जिसका बीजेपी पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश करेगी। दिल्ली में अगले साल चुनाव होने हैं, अभी भी सवाल है क्या केजरीवाल को बेल कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? पीएमएलए में आसानी से नहीं मिलती। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया 1 साल से ज्यादा जेल में रहे। तो ये सब बड़े सवाल अब उठ रहे हैं। सर 2 सवाल मेरे और हैं बस। एक तो ये कि क्या कांग्रेस ने मिसिंग अपॉर्चुनिटी एक मिस कर दी, कि मतलब एक अपॉर्चुनिटी थी उसके पास कि अगर केजरीवाल मुसीबत में होते तो उसका वो लाभ उठाती, लेकिन अब वो भी उसके लिए गया? नहीं, मैं नहीं मान। देखिए, अब एक बार आपने तय किया, आप चुनाव लड़ रहे हैं साथ में, 4 सीटें दिल्ली की आप लड़ रही है, 3 केजरीवाल, 4 आप लड़ रही है, 3 कांग्रेस लड़ रही है। ऐसी स्थिति में जब आपने एक अलायंस तय किया है, अब यह तो कांग्रेस जानती थी कि केजरीवाल का नाम तो आया है दिल्ली लिकर स्कैम में, सरकार उनके पीछे लगे, इसके बावजूद अलायंस हुआ है। जब आप अलायंस पे जाते हैं तो आपको सब कुछ भूलना पड़ता है। देखिए, ये कहना, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने अजीत पवार पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए महाराष्ट्र में, लेकिन अजीत पवार के साथ गठबंधन पर करते हैं। देखिए, राजनीति में ना ये ज्यादातर आप ये मत कहिए कि कोई आपका परमानेंट फ्रेंड होता है या परमानेंट एनिमी, कोई आपका हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता, हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता, केवल आपके परमानेंट इंटरेस्ट रहते हैं। आपको उस समय सहूलत के जरिए आप क्या करना चाहिए। कांग्रेस ने
अवसरवादी राजनीति आप कह सकते की है, दिल्ली यूनिट कुछ कहता है, नेशनल लीडरशिप कुछ कहती है, लेकिन आज की तारीख में दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी दुश्मन कहिए वो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी। सर आखिरी सवाल ये कि क्या आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर थोड़े से रिजिड रहे और उन्होंने ये कहा लगातार कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, तो राज्यपाल शासन लगने के भी आसार हैं दिल्ली में? बिल्कुल लग सकते हैं, खास करके दिल्ली में और भी पावर्स है एलजी के पास, क्योंकि जो मुझे जानकारी है केवल 356 लगाने की जरूरत नहीं, और कुछ प्रावधान है जिसके जरिए अगर एलजी समझे वो कह सकते हैं मैं बर्खास्त कर रहा हूं मुख्यमंत्री को। तो कई पावर्स है एलजी के पास, तो जरूर अगर केजरीवाल जेल से सरकार चलाना चाहे तो उनकी मुसीबतें और बढ़ सकती है। तो इसका मतलब यही है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस जिद पर डटे रहे कि वो जेल से सरकार चलाएंगे तो दिल्ली में राज्यपाल शासन लग सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? एक लास्ट पॉइंट, मुझे लगता है कि देखिए आज की तारीख में ये जो वर्ड यूज करते हैं ना हम स्टूडियो में, तानाशाही, हाँ। एक जमाने में इंदिरा गांधी पर ये लगाया जाता था, ये आरोप आप विपक्ष मोदी जी पर लगा रही है। तब के जमाने में वो जो तानाशाही का मामला इतना बढ़ गया कि इंदिरा गांधी 77 का चुनाव हार गई। आज की तारीख में क्या है, जनता जो है ना वो कहती है यार मुझे मेरे सर्विसेज चाहिए, मुझे मेरी बैंक अकाउंट ठीक है, मेरी ईएमआई ठीक चल रही है, बाकी सब छोड़ दो, फिर तानाशाह हो कुछ। ये एक बड़ा फर्क नहीं सर, लेकिन इसमें क्या ऐसा नहीं है कि जो ऑटोक्रेटिक होने का आरोप भी है वो अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होता है? मतलब कई बार लोग ये कह देते हैं कि मोदी बनाम केजरीवाल मतलब दोनों एक दूसरे से लड़ाई लड़ने की ताकतवर हैं। देखिए हर राज्य में मुख्यमंत्री एक तरह से आजकल तानाशाह बन गए हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है बगैर तानाशाह बने हुए सरकार नहीं चला सकते। जनता जो है, मेरा ये कहना है 77 में जनता उठी हुई थी, जनता जग गई थी। ऐसा नहीं है जयप्रकाश नारायण कुछ बोल गए इसलिए चुनाव में फर्क पड़ गया। जनता जग नहीं, नारा ही था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिल्कुल, लेकिन अब जनता कहां आती है, सड़क पर कहां आ रही है जनता। तो ये एक बड़ा फर्क पड़ गया है, इसलिए मुझे लगता है इसका चुनाव पर कितना असर होगा मैं नहीं जानता। एक बात है, विपक्ष को ये और एकजुट कर सकता है, और ये मुझे लगता है जितना विपक्ष एकजुट होती है उसका लोकसभा पे कितना असर होता है इस पर सवाल है। लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर इसी तरह से विपक्ष एकजुट है तो कई राज्यों में वो दिक्कत बीजेपी को पहुंचा सकती है। तो इस बातचीत का लब्बो-लुभाव यही है कि विपक्ष एकजुट हो सकता है केजरीवाल की गिरफ्तारी से, और अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव में कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। राजदीप सर आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे आपके साथ। थैंक यू सर। नमस्कार।